सो हेलो गाइस। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ाई कर रहे थे। आज हम शुरू करने वाले हैं अपने यूनिट 2 डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस क्या है, उसको स्टैटिस्टिक्स में कैसे यूज होता है वो, और हम उसे कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स में डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस जो यूज होता है वो कुछ अलग है, और हम जो कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं वो कुछ अलग होता है। इसकी वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है सी एस बी एस के सिलेबस में, जो कि मिक्स्ड होता है। मतलब इसमें कि आपको कंप्यूटेशन के बारे में पढ़ना है और स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है, दोनों का इंटीग्रेशन पढ़ना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली ही चल रहे हैं, और कहीं से रिसोर्सेज जो अवेलेबल है यूट्यूब पे या कहीं और से, उनमें इतना डेप्थ टॉपिक के थ्रू नहीं है, उनमें बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड, कि डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस का स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड क्या है। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने अपने पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ा था कि रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, अगर आपको याद रहा हो तो। रिग्रेशन मॉडल है क्या? बेसिकली रिग्रेशन मॉडल यूज होता था जब हमको एक्सट्रीम्स को चुनना होता था। लाइक क्या कोई कंडीशन हो सकती है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो। क्या एक हाइपोथेसिस ट्रू है? अगर यस तो वो एक डैश हाइपोथेसिस होती थी। कमेंट में आंसर बताइए। और अगर नो तो वो एक डैश हाइपोथेसिस होती थी। एक या तो नल हाइपोथेसिस, एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो ये हम पढ़ते थे, जिसमें दो एक्सट्रीम केसेस होते थे रिग्रेशन एनालिसिस में। एक्सट्रीम केसेस आइदर ट्रू और फॉल्स। पर कंडीशंस सिर्फ एक्सट्रीम केसेस पे नहीं हो सकती ना। कंडीशंस बन सकती है आइदर मे बी ट्रू और मे बी फॉल्स पे भी। तो हर वो कंडीशन जिसमें कि आंसर सिर्फ ट्रू या फॉल्स ना हो, वो ट्रू या फॉल्स के अलावा भी कुछ हो, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। बेसिकली लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, हम उसमें क्या पढ़ना है हमें? तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा के बारे में पढ़ेंगे। वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होता है। इट मींस नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आपने पढ़ा होगा कि उसका जो ग्राफ बनता है वो बेल शेप्ड ग्राफ बनता है। और ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका जो पैटर्न होता है लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस का, उसका पैटर्न नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इट मींस जो दो डेटा होते हैं, जो दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप वन ग्रुप टू, जो दो ग्रुप होते हैं, उनमें जो भी डेटा होता है उनके आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है, कोई रिलेशनशिप स्टेब्लिश नहीं हो सकती। उनको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, इट मींस दे कंटेन बोथ। लाइक अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो बोथ हेड और टेल दोनों आने की प्रोबेबिलिटी हो, उसे बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, इट मींस ऑल द ऑप्शंस। अगर आपके पास एक डाइस है, आप डाइस को थ्रो करो, तो आपके पास 1 से लेके 6 आने तक सारे ऑप्शंस अगर आपके हाथ में हो, तो उसको बोलते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज होती हैं किस पे? ये तीनों प्रॉपर्टीज होती है एलडीए में, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में। हमने पढ़ा कि हमने रिग्रेशन मॉडल पहले स्टडी किया था, फिर हमने एलडीए स्टडी किया। एलडीए के तीन प्रॉपर्टीज होते हैं: नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। अब इसमें एक टॉपिक आता है बिटवीन और विद इन का। सो उससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस हम लोग इसमें करने वाले हैं, वो हम लोग क्यों करते हैं। बेसिकली जो फजी, जो वेगनेस और जो कंफ्यूजन एक लॉजिक में होता है, या तो लॉजिक प्रॉपर ट्रू हो यानी कि वन हो, या तो फॉल्स हो, या तो जीरो हो। इन दोनों के अलावा इन दोनों के बीच में कुछ हो, तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो लॉजिक में। उस केस में हम लोग डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस का यूज करते हैं, पीसीए में यूज करते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस यूज करते ही करते हैं इस कॉन्सेप्ट का। तो ये था कि हम लोग कहाँ यूज करते हैं। तो हम लोग अगर जहाँ वीकनेस या कंफ्यूजन हो कि रिजल्ट क्या आना चाहिए, उस केस में यूज करते हैं। तो अब आप देख के समझ रहे होंगे कि या तो वन या जीरो के बीच में कुछ केस आए,
तो बीच में केस आए तो इसमें हम लोग दो चीज को स्टडी करते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज, मतलब बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज हम लोग दो चीज स्टडी करते हैं, बिटवीन और विद इन। साउंड्स लाइक दे बोथ आर सेम, बिटवीन और विद इन दोनों सेम लग रहे हैं, पर दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है। पहला डिफरेंस है विद इन में, व्हेन टू और मोर ऑब्जेक्ट ऑफ सेम ग्रुप डिस्टेंस, लाइक अगर ये ग्रुप ए है या ग्रुप वन है, इस ग्रुप वन में ऑब्जेक्ट है ए, ऑब्जेक्ट है बी, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये होगा विद इन, इसको बोलेंगे विद इन। आप इसको इंटर भी बोल सकते हो, इंट्रा, इंट्रा आई थिंक, हाँ इंट्रा। अगर सेम ग्रुप के अंदर दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस को हम लोग विद इन बोलेंगे, यानी कि इंट्रा डिस्टेंस। और बिटवीन होता है जब दो ग्रुप अलग अलग हो, ये ग्रुप ए, ये ग्रुप टू, ये ग्रुप वन, ग्रुप टू, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, लाइक यहाँ पर ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट है, इन दोनों ग्रुप के बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे बिटवीन। Within means in the same group, or between means in two or more than two different groups. The distance between the objects from two or more than two different groups is called between, and the distance between the objects on the same group is called within. तो यहाँ तक तो हम क्लियर हो गए कि प्रॉपर्टीज क्या होती है लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस की, बिटवीन क्या होता है, विद इन क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रिग्रेशन से, थोड़ा सा एनालॉजी में बैठाते हैं। रिग्रेशन में क्या था, एक डिपेंडेंट वेरिएबल था, सॉरी फॉर द स्पेलिंग, आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रॉपर भेज दूंगा, ये नोट्स भेज दूंगा, आप समझ लो अभी अच्छे से। रिग्रेशन में क्या था, एक था डिपेंडेंट वेरिएबल, एक था इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो रिग्रेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दोनों मैट्रिक्स फॉर्म में रहता था। वेरी इंपॉर्टेंट बात, रिग्रेशन मॉडल में क्या हुआ था, हम सॉल्व करते थे, जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे उसमें मैट्रिक्स मॉडल होता था। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोथ आर इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, बट इफ डिपेंडेंट वेरिएबल, सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं है, पहला पॉइंट, डिपेंडेंट वेरिएबल अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं है और और एक कैटेगराइज्ड डेटा के फॉर्म में है, तो वो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस कहलाएगा। इट मींस अगर रिग्रेशन मॉडल में डिपेंडेंट वेरिएबल मैट्रिक्स के फॉर्म में है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैट्रिक्स के फॉर्म में है, तो वो रिग्रेशन मॉडल कहलाएगा। और अगर डिपेंडेंट वेरिएबल मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं है, तो वो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस कहलाएगा। और ऑल्सो अगर कैटेगराइज डेटा के फॉर्म में भी है, तो भी वो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस कहलाएगा। मतलब कुछ समझ में नहीं आया तो हम थोड़ा मैथ्स के टर्म्स में समझते हैं। सबको याद होगा, नहीं भी याद होगा तो अभी याद कर लो आप, कि रिग्रेशन मॉडल में हम एक फॉर्मूला क्या था, उसका बेसिक फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स वन, ये था रिग्रेशन फॉर्मूला। अब हम इसे रिग्रेशन फॉर्मूला को हटा के हमें इसे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला में लिखना है, तो क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स वन सी एक्स टू डॉट 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 जेड एक्स एक्स एन, where x1, x2, x3 are discriminant variable और a, b any arbitrary constant। सिंपल, हम इसे रिग्रेशन में लिख सकते हैं और ये डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस का फॉर्मूला है। एक काफी अच्छा सा एग्जांपल है डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस को समझने के लिए। वो एग्जांपल क्या है, वो एग्जांपल इस टाइप में है कि अगर एनी स्टूडेंट कैन पास एन एग्जाम, अगर एक एग्जाम को पास करना है तो कोई भी स्टूडेंट उसे पास कर सकता है, बस शर्त क्या होनी चाहिए, वो स्टूडेंट इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसका एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए, फोकस और कंसिस्टेंट होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए। तो आप बताइए, क्या इन चारों के लिए हम कोई नंबर डिनोट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में आ जाता है। इसके लिए कोई रिग्रेशन मॉडल बन सकता है क्या? इसके लिए आप उस ग्राफ में डिनोट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये कुछ अलग ही वेरिएबल है, इन वेरिएबल को हम लोग रेशियोज में ले सकते हैं। इन वेरिएबल का एक अच्छा एक एक्चुअल नंबर नहीं हो सकता। हार्ड वर्किंग का कोई नंबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये क्या है, ये एक डिस्क्रिमिनेंट वेरिएबल है और डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के फॉर्मूले में डिस्क्रिमिनेंट वेरिएबल आता है। इनका कोई एक्चुअल हम एक्चुअल रिप्रेजेंट नहीं कर सकते एज अ नंबर और ग्राफ के फॉर्म में। नेक्स्ट आता है डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस सजेस्ट अस
वेदर टू ग्रुप्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट, जो कि प्रॉपर्टीज था उसका वही है। ये हमें हेल्प करती है देखने में कि जो कि ग्रुप वन और ग्रुप टू एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप रखते हैं, आइदर दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट। अगर point number 3, what is like if W and W2 W3 are the weights of discriminant analysis, then according to this formula, y is equals to a plus W1x plus W2x plus W3x3 x2 and this is x1, according to this pair where a is an arbitrary constant, where wi is a unit matrix or u matrix we can say। like अगर w1 w2 w3 कोई weights है, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के वेट्स मतलब कोई रैंडम वेरिएबल या ये डिस्क्रिमिनेंट वेरिएबल्स है, तो उसे इस फॉर्मूला में लिख सकते हैं, और u को यानी कि उस वेरिएबल को हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि इसके यहाँ तक डिफरेंट एनालिसिस के सारे कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं। इतने ही कॉन्सेप्ट्स है। अगर आपको डिफरेंट एनालिसिस में थ्योरी आती है लिखने के लिए, तो आपको इतने ही को एक्सप्लेन करके लिखना है। यहाँ पर आता है आप कि इसमें न्यूमेरिकल किस तरह से आ सकते हैं। अब हियर कम्स द न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल पार्ट में आते हैं, तो सबसे पहले तो न्यूमेरिकल पार्ट में हमें कुछ डेटा दिया रहेगा। उस डेटा को पहले हमें हमारे मीन निकालना पड़ेगा। दो डेटा दिए रहेंगे, यू वन म्यू टू निकालेंगे, दिस इज मीन एवरेज, मीन का एवरेज। फिर निकालना पड़ेगा कोई कोवेरियंस, कोवेरियंस S1 लिखते हैं। कोवेरियंस का फॉर्मूला ये होता है, हमने पढ़ा था पिछले क्लासेस में। फिर हमने कोवेरियंस जो S1 निकाला था उसका एवरेज लेना पड़ेगा, एवरेज ऑफ कोवेरियंस मैट्रिक्स। फिर S2 निकालना पड़ेगा, S2 क्या है, कोवेरियंस मैट्रिक्स है। फिर S2 का एवरेज निकालना पड़ेगा। फिर विदिन निकालना पड़ेगा, हमने पढ़ा था विदिन क्या होता है। विदिन क्लास मैट्रिक्स को हम लोग SW से नोट करते हैं, और विदिन इज इक्वल्स टू S1 बार, यानी कि एवरेज ऑफ कोवेरियंस मैट्रिक्स S1 प्लस S2 बार, एवरेज ऑफ कोवेरियंस मैट्रिक्स S2। बिटवीन मैट्रिक्स में हम SB से नोट करते हैं। SB का फॉर्मूला होता है म्यू1 माइनस म्यू2, म्यू1 माइनस म्यू2 होल ट्रांसपोज। ये बिटवीन का फॉर्मूला, विदिन निकाले, बिटवीन निकाले। अब हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालते हैं। उसके लिए ये अपना होता है इक्वेशन, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालने के लिए। ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि अगर आपको बोला जाए डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन निकालने के लिए, क्वेश्चन में बोला जाए डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन निकालो, तो ये फॉर्मूला होता है, यही है एक्चुअल में डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन, और कुछ नहीं है। ऊपर में तो जो उसके कंपोनेंट्स है वो निकाल रहे हैं, मेन फंक्शन जो है यही है। S SW inverse SB minus lambda I is equals to 0. This is the function. SW inverse कैसे निकालेंगे? SW inverse निकालने के लिए हमें adjoint of A upon determinant of A निकालना पड़ता है। पर हमारे पास एक शॉर्टकट भी है। ये शॉर्टकट ऐसा है कि अगर SW inverse हमें निकालना है, तो सबसे पहले तो हम SW हमें पता होगा। SW लेट सपोज SW A B C D इस टाइप का 2x2 मैट्रिक्स है, तो उसे कैसे लिखेंगे हम लोग? SW इनवर्स डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन A इंटू डी माइनस C इंटू बी, और इंटू इंटू मैट्रिक्स में क्या, डी और ए को रिलेट कर दो, इट मीन्स इनवर्स कर दो। लाइक डी के जगह पे ए के जगह पे डी कर दो, और बाकी सब में माइनस लगा दो, माइनस साइन माइनस साइन। ये शॉर्टकट है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो फिर आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। ये सीधा फॉर्मूला है, शॉर्टकट फॉर्मूला। नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। सो आफ्टर आइगन वैल्यू वी कैन फाइंड आइगन वेक्टर्स। लाइक अब इससे हम आइगन वेक्टर्स निकाल सकते हैं। अब दो ग्राफ बन जाएंगे इससे, नॉन लीनियर डिस्क्रिमिनेंट और लीनियर डिस्क्रिमिनेंट। लीनियर डिस्क्रिमिनेंट मीन्स जो डेटा होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, इनका जो बीच का डिस्टेंस होगा आप देख सकते हैं। लेकिन नॉन लीनियर में क्या होगा, ये जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर नहीं होगा, उसमें कुछ कर्व कर्व होंगे आगे जाके भी। सो बेसिकली जो आइगन वैल्यू होगी हमारी, वो फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन डिनोट करेंगी, और आइगन वेक्टर शेप ऑफ द वाइब्रेशन डिनोट करेगा। एग्जाम्पल, एक काफी बेसिक सा एग्जाम्पल है कि अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं, तो उसमें हेड और या टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 रहेगी, ठीक है। पर अगर एक कॉइन बायस्ड कॉइन है, बायस्ड कॉइन मतलब लेट सपोज एक कॉइन है जिसमें कि हेड आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, कुछ तो वेट उसका डिफरेंस होगा, हेड आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो उस केस में ये जो प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी, वो निकाली जाएगी डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस से। व्हाट मीन्स, दिस मेक्स सेंस लाइक, अगर
किसी डायग्राम में, लेट सपोज हमारे पास एक ग्राफ है, ये यहाँ पर सबसे ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है और यहाँ की आने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो इस टाइप का जो ग्राफ बनेगा, आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो डेटा है उसके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और यहाँ पर जो डेटा है उसके आने की प्रोबेबिलिटी कम है। लेट सपोज ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी है और ये टेल आने की प्रोबेबिलिटी है। तो ना तो इसमें प्रॉपर हेड आने का हमें चांस पता है, ना तो प्रॉपर टेल आने का चांस पता है, हम कहीं बीच में आके अटक गए हैं। इस टाइप की कंडीशंस को हमने पढ़ा है, हम बोलते हैं लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस या फंक्शन। ये से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल पे बात कर रहे थे ना, सो अब हम एक एक्चुअल न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एक एक्चुअल न्यूमेरिकल में लेट सपोज हमारे पास डेटा दिया हुआ है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। लुक, नेक्स्ट x1 दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है। सबसे पहला काम था हम u1 निकालते हैं, म्यू1 निकालते हैं। म्यू1 में क्या था, 4 + 2 + 3 + 4 बाय 5 मीन एवरेज एवरेज निकाले। और x इसमें 1 + 4 + 3 + 6/5 x1 का पूरा, इस x1 का मीन एवरेज निकाल दिया तो म्यू1 आया। म्यू1 पॉइंट आ गया, सबको सब डिवाइड करने पे 3 और 3.6। म्यू2 लाइक द सेम, 9 + 6 + 9 + 8 + 10 और 7.6, ये दो डेटा आएंगे। सेकंड काम क्या था, S1 निकालो। S1 क्या था, कोवेरियंस मैट्रिक्स। कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ x1 माइनस म्यू1 इंटू समेशन ऑफ x1 इंटू x1 माइनस म्यू1 होल ट्रांसपोज। तो x1 माइनस म्यू1 पहले निकालते हैं। ये x1 माइनस म्यू1 कैसे निकलेगा, x1 क्या है, x1 है ये वाला डेटा, 4 - 3, म्यू का वैल्यू 3 है, ये म्यू1 का वैल्यू 3 है, उसको निकाले। फिर नीचे 1 था यहाँ पर, तो 1 - 3 3 3 3 3.6 ये आ गया x1। इसको सॉल्व करने पे इतना आ रहा है। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, रो के जगह रो को कॉलम बना दो, ये पूरा रो था, इसको बना दो कॉलम। ये पूरा रो था, इसको बना दिए कॉलम। तो ये ट्रांसपोज निकल गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा S1 का वैल्यू। सिमिलरली S1 का वैल्यू आ गया। S1 का हमें निकालना है मीन। तो क्या होगा, सीधा आप इसमें n, इसमें 5 थे, n की वैल्यू इसमें 5 है, 3 4 5 टर्म्स है। तो जो मैट्रिक्स S1 का है उसको डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो ये आएगा S1 का मीन। सिमिलरली इसी टाइप में कोवेरियंस निकाल के, ट्रांसपोज निकाल के हम S2 का वैल्यू ले आएंगे और S2 का मीन भी हम ले आएंगे। फिर हमें पता है विद इन में एस डब्ल्यू इज इक्वल टू, विद इन में क्या होता है, S1 का कोवेरियंस मीन एवरेज प्लस S2 का कोवेरियंस मीन एवरेज। तो इन दोनों को सम करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को सम करेंगे तो हमें ये एक मैट्रिक्स निकाल जाएगी SW मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, बिटवीन मैट्रिक्स निकालनी है। तो S बिटवीन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था, म्यू1 माइनस म्यू2 और म्यू1 माइनस म्यू2 का होल ट्रांसपोज। तो म्यू1 माइनस म्यू2 निकालते हैं, क्वाइट सिंपल। 3 - 6 माइनस म्यू2 का वैल्यू 8.4 7.6, एक नेगेटिव था ये आंसर। अब एस बी का वैल्यू इसको इसमें ट्रांसपोज कर देंगे, इसका ट्रांसपोज कितना आएगा, -5.4 और 4, इस टाइप का कुछ टर्म आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास एस बी की वैल्यू निकल जाएगी। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला हम लोग बता रहे हैं क्या था, यह फॉर्मूला था लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन। ये था फंक्शन बाय लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन फॉर्मूला। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा का वैल्यू कांस्टेंट है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिया था लैम्डा का वैल्यू, तो उसका वैल्यू 1 पुट कर दिए। सो हमें एस डब्ल्यू का वैल्यू पता था, एस डब्ल्यू का वैल्यू हमने यहाँ निकाला है। तो एस डब्ल्यू हमें पता है, हमें एस डब्ल्यू का इनवर्स निकालना है। इनवर्स कैसे निकलेगा, हम जो फॉर्मूला सीखे थे, फॉर्मूला क्या सीखे थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस टाइप में आएगा। और ये मैट्रिक्स में इसको और इसको इंटरचेंज कर देंगे, तो इंटरचेंज कर दिए और इन दोनों के टर्म में प्लस प्लस आ जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये टर्म आ गया और हमें एस डब्ल्यू का इनवर्स भी मिल गया। अब सेम को हमें पुट कर देना है इस फॉर्मूले में, एस डब्ल्यू इनवर्स इंटू एस बी माइनस लैम्डा आई। पुट करने पे हमारा आंसर आ रहा है कुछ इस टाइप का इक्वेशन आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। सो हमें एक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, हम उसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आएगा, लैम्डा 0 और लैम्डा इज इक्वल टू 15.4। ये हमारे आइगन वैल्यूज होंगे। हम दोनों में से कोई भी आइगन वैल्यूज चुन सकते हैं, पर आप ये बात याद रखिए कि आइगन वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा उसके आने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा रहेगी।
अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो हेड का आइगन वैल्यू ज्यादा रहेगा, और अगर टेल आने की प्रोबेबिलिटी कम है तो टेल आने का आइगन वैल्यू छोटा रहेगा। तो इस केस में हम लोग जो सबसे बड़ा है, यानी कि आइगन वैल्यू में जो लैम्डा का वैल्यू सबसे बड़ा है 15.4, इसे कंसिडर करते हैं। तो हम इसके वैल्यू में इसके मैट्रिक्स में 15.4 पुट कर देंगे। कौन से मैट्रिक्स में? जो मैट्रिक्स हमने यहाँ निकाला था, ये इस मैट्रिक्स में 11.72 माइनस 15.4, इसमें 15.4 सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। ये है हमारा फाइनल इक्वेशन, ये है हमारा आइगन वेक्टर। इस केस में हमने आइगन वैल्यू निकाल लिया, आइगन वेक्टर निकाल लिया, और ये क्वेश्चन अकेले 14 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। इसमें एक और लास्ट टॉपिक है, वो भी हम कवर कर लेते हैं। वो टॉपिक है assumptions। बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में क्या assumptions है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट में आता है, इसे भी हम थोड़ा कवर कर लेते हैं। पहला क्या है? पहला, कैटेगोरिकल वेरिएबल मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हम ये कहीं ना कहीं पहले ही पढ़ चुके हैं, जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें, पर हम फिर से इसमें पढ़ना चाह रहे हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में कैटेगोरिकल वेरिएबल यूज होते हैं और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। वन पर्सन कैन इंक्लूड ओनली वन ग्रुप। अगर हमारे पास मल्टीपल ग्रुप्स है, मान लेते हैं हमारे पास मल्टीपल सेक्शंस है, तो एक सेक्शन में एक बच्चा, तो अगर सेम बच्चा अलग अलग सेक्शन में नहीं हो सकता ना क्लास के। मान लेते हैं 12th क्लास है, 12th क्लास में जो एक बच्चा होगा वो सिर्फ एक ही सेक्शन में हो सकता है ना। ये थोड़ी यहाँ पर जो एक बच्चा है वो यहाँ पर भी प्रेजेंट हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। सो इट्स कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इन दोनों का बीच में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, ये बच्चा और ये बच्चा एकदम अलग होने चाहिए। वन पर्सन कैन इंक्लूड इन ओनली वन ग्रुप। सेकंड पॉइंट है, डीए मस्ट बी मेजर्ड इन अननोन स्केल लाइक रेशियो एंड परसेंटेज। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर एक बच्चा कोई एग्जाम को या कोई किसी किसी भी एग्जाम को पास कर रहा है, तो उनका इंटेलेक्चुअल लेवल हाई होना चाहिए, उनके पास हार्ड वर्किंग होना चाहिए। तो आप क्या हार्ड वर्किंग को स्केल में मेजर कर सकते हो? नहीं। आप उसे रेशियो मेजर कर सकते हो, आप उसे रेफरेंस में मेजर कर सकते हो, आप उसे परसेंटेज में मेजर कर सकते हो, पर आप कभी उसे कोई नंबर मेजर नहीं कर सकते हो। मैं नहीं बोल सकते कि वो 100 हार्ड वर्क कर रहा है, नहीं। मैं बोल सकता हूँ कि वो अपना 100% दे रहा है, यानी कि मैंने उसको एक रेफरेंस में पुट कर दिया। वो पिछले बार उसका स्कोर था, उसके हिसाब से वो बेटर कर रहा है, तो हम उसे रेफरेंस में कर सकते हैं। वो एक अननोन स्केल है। तो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के लिए हमें अननोन स्केल में यूज करना पड़ता है मेजरमेंट के लिए। कोई रेशियो और परसेंटेज यूज करते हैं। नेक्स्ट है कोरिलेशन, नो कोरिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट वेरिएबल्स। हम जैसे हार्ड वर्क एक वेरिएबल था x1, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक लॉजिकल एबिलिटी दूसरा वेरिएबल है x2। क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? नहीं है। तो उसी टाइप में डिस्क्रिमिनेंट वेरिएबल्स जितने भी होते हैं, उन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन, उन सबके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, मल्टीपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन एग्जिस्ट, दैट इज x1 x2 x3 टुगेदर फॉर्म नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने शुरू में ही पढ़ा था, हमने फर्स्ट पेज में ही उसमें पढ़ा था कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बेल शेप डायग्राम बनाता है। तो उसी केस में ये है, लेट सपोज एक म्यूचुअली वेरिएबल है x1 और दूसरा है x2। तो वो दोनों का अगर हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, तो दोनों जो होगा वो एक बेल शेप डायग्राम बना, बेल शेप स्ट्रक्चर बनेगा उनका, और जो बीच में इंटरसेक्शन होगा वो हम इसमें देख सकते हैं, वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बस यही है। इसे हम डिनोट कर सकते हैं y1 एक फंक्शन, f x1 x2 x3, x1 x2 x3 क्या है? डिस्क्रिमिनेंट वेरिएबल है। लास्ट पॉइंट है, वेरिएबल मस्ट बी होमोजेनस, वन ग्रुप कंटेन्स ओनली सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर्स। एक हमारे पास ग्रुप है, उनमें जो भी मेंबर्स होंगे वो सिमिलर टाइप के होने चाहिए। अगर एक ग्रुप है मैंगोस का, तो जो भी फ्रूट्स होंगे वो मैंगोस ही होने चाहिए, उसके बीच में कहीं एप्पल नहीं आ सकता। सेम, होमोजेनस, होमोजेनस मीन्स लाइक द सेम। सिक्स्थ एंड लास्ट है कि इक्वलिटी, इक्वलिटी इन कोवेरिएंस एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दैट इज, इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास एक ग्रुप है, ग्रुप वन और दूसरा है ग्रुप टू, तो लाइक अगर हम इसके और इस मेंबर के बीच में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। बस यही कर रहा है कि इनका जो कोवेरियंस है इनके बीच का, वो स्टेब्लिश होना चाहिए, वो डिफरेंट होना चाहिए। लाइक अगर एक ए है, लेट्स सपोज का नाम ए डाल देते हैं, और एक और वेरिएबल है, एक और पर्सन है, उनका नाम बी है, तो इन दोनों के बीच में जो कोवेरियंस है, डिफरेंट एनालिसिस के बीच में जो कोवेरियंस है, वो कहीं ना कहीं सेम होगा। इसमें वही लिखा हुआ है, लाइक x1 x2 x2 x3 x3 x1 मस्ट हैव सेम वेरिएंस बिटवीन देम। उन दोनों के बीच का जो वेरिएंस है, जो वेरिएशन उन दोनों के बीच में जो आएगा, वो सेम होना चाहिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्रुप में। नेक्स्ट पॉइंट है कि पीवाईक्यूज इसमें किस तरह के आते हैं।
तो पीवाईक्यूज का पैटर्न मैं आपको बताता हूँ। ये सब पिछले बार पीवाईक्यू आया था, एस्टिमेटिंग लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज। हमने प्रॉपर्टीज, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है हमारे पास, तो इस टाइप का क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि होता क्या है, फिर हम उसका एक एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर हम उसको एक ग्राफ से डिनोट करेंगे कि ग्राफ किस टाइप का होता है, और फिर अगर हमारे पास वो बोले से इसमें दिया है फंक्शन, अगर हमारे पास फंक्शन बोला है तो हम इसका फंक्शन तक निकालेंगे। पर अगर हमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर बोला है तो हमें इसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ तक, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर तक। पर हमें अगर सिर्फ फंक्शन बोला है तो हमें सिर्फ फंक्शन तक निकालेंगे। फंक्शन कहाँ तक है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा फंक्शन का फॉर्मूला, और यहाँ तक हमारा फंक्शन आया था, यहाँ तक हमारा फंक्शन आया था, इस मैट्रिक्स तक। ये जो मैट्रिक्स आया था, यहाँ तक हमारा आंसर हो जाएगा, और सिर्फ फंक्शन बोला है तो। और अगर फंक्शन ना बोल के ये पूरा बोला है फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, उसके बाद सब कुछ करना पड़ेगा हमें, वो 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। फॉर्मूला क्या है फंक्शन का, एस डब्ल्यू इनवर्स एस बी माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू जीरो। सो हमने यहाँ तक सब कुछ कवर कर लिया है अपने में, आप इस पे चेक कर सकते हो। हमने स्टेटिस्टिकल बैकग्राउंड पढ़ लिया, फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस कर लिया, फंक्शन एनालिसिस कर लिया, एस्टिमेटिंग कर लिया, हमने डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन को पढ़ लिया, एंड देयर प्रॉपर्टीज देख लिए, एजम्पशंस भी देख लिए। तो ये चैप्टर हमारा यही खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और फैक्टर एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक तो अगर आपको कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको नोट्स चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं गूगल ड्राइव में अपलोड करके आपको लिंक भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।